हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है कंजंक्शंस के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर के सभी कंजंक्शंस को देखेंगे। एक एक करके सभी कंजंक्शंस को मैं कवर करूंगा और उनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट्स को आप समझ पाएं। शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने 7 क्वेश्चंस रखता हूं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपके सामने 3 विकल्प हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स हर क्वेश्चन के। आपको सही ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, वो जो मेरे साथ था मेरा भाई है। जो मेरे साथ था, जो के लिए हु, दैट या विच किसका यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। यहां पर विल, शुड या मे में से कौन सा विकल्प आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वो ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। अगर या यदि, अगर या यदि के लिए आप इफ का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ऑल्टरनेटिव्स में इफ है ही नहीं। क्यों नहीं है ये कॉन्सेप्ट में आपको पता लगेगा। यहां पर अनटिल, अनलेस या टिल में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को आप चूज करेंगे। देखिए, इस सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। मैंने आपसे कहा कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, यदि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, करेगा के लिए मैंने स्टडीज यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म किया, जबकि मैं कह रहा हूं फ्यूचर में। ऐसा क्यों, ये भी आप इस कॉन्सेप्ट में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है। जिसकी छत, जिसकी के लिए ऑफ विच, ऑफ हुज या हु का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मैं नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। की के लिए इफ, दैट, वेदर किसका यूज करना सही है, किसका गलत। क्वेश्चन नंबर 6, मैं ये नहीं खाता, न तुम खाते हो। न तुम खाते हो को किस तरह से बनाएंगे। नाइदर डू यू, नॉट डू यू या सो डू यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन कॉन्सेप्ट है जो स्पीकिंग में भी आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको नहीं पता होता तो आप सेंटेंसेस को नहीं फॉर्म कर पाते। क्वेश्चन नंबर 7, अयांश अभी भी अविरत को कॉल करता है। अभी भी, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाए। यट, स्टिल, इवन नाउ। और हैरानी की बात यह है कि आपको लगेगा कि एक पर्टिकुलर कंजंक्शन वहां पर यूज हो सकता है, लेकिन जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो आपको लग रहा था जरूरी नहीं है कि वो कंजंक्शन वहां पर फिट हो सकता है वो रूल को वायलेट करे, तो इसलिए आप उसको वहां पर यूज नहीं कर सकते। अब स्टिल और इवन नाउ, जब भी किसी वाक्य में अभी भी या आज भी का सेंस आता है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1, स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब। स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और वर्ब से पहले किया जाता है। वेयर एज, जबकि इवन नाउ इज यूज्ड एट द बिगिनिंग और एट द एंड। इसका मतलब है कि इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में या सेंटेंस के अंत में किया जाएगा। दूसरा रूल देखिए, इवन नाउ इज नॉट ऑफन यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इवन नाउ का प्रयोग अक्सर प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता। जब हम बोलते हैं अक्सर, इसका मतलब यह है कि इवन नाउ का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जा सकता है, लेकिन अक्सर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए, स्टिल के साथ आप कैसे बना सकते हैं। आई एम स्टिल स्टडीइंग, हेल्पिंग वर्ब है एम, स्टडी मेन वर्ब। तो यहां पर आप कह सकते हैं आई एम स्टिल स्टडीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल का यूज किया और वर्ब से पहले। या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्टडीइंग इवन नाउ। मैंने आपको बताया कि इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंड दोनों जगह किया जा सकता है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इवन नाउ आई एम स्टडीइंग, वो अभी भी वहां जाती है। शी स्टिल गोज देयर। यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब है। वर्ब कौन सी है आपके सामने, गो। गो मतलब जाना, ये क्रिया है। तो क्रिया से जस्ट पहले स्टिल का यूज किया, शी स्टिल गोज देयर। या आप कह सकते हैं इवन नाउ शी गोज देयर। सेंटेंस है अमन अभी भी खेल रहा है। अमन इज स्टिल प्लेइंग। या आप कह सकते हैं अमन इज प्लेइंग इवन नाउ। और अब देखिए आपके सामने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो आज भी आता है। डज ही स्टिल कम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक वाक्यों में आप स्टिल को प्रेफरेंस दीजिए, तो आप स्टिल का प्रयोग यहां पर करिए। आप चाहे तो इवन नाउ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं डज ही कम इवन नाउ, दैट्स व्हाट। यही तो, वही तो, यही बात तो, या वही बात तो। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।
वही तो हम सोच रहे थे, दैट्स व्हाट वी वर थिंकिंग। यही बात तो आप पूछ रहे थे, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। वही बात तो उसने हमें समझाई थी, दैट्स व्हाट ही मेड अस अंडरस्टैंड। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। दैट्स हाउ, जिसका प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जब सेंस आता है ऐसे ही या इसी तरीके से, इसी तरह से। ध्यान रहे कि दैट्स हाउ का प्रयोग सिर्फ तब किया जाता है जब कुछ करने के तरीके की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैंने ऐसे ही तो सीखा, यानी मैंने इसी तरीके से तो सीखा, इसी तरह से तो सीखा। दैट्स हाउ आई लर्नड। इसी तरह से उसने मुझसे बात की, दैट्स हाउ ही स्पोक विद मी। वो ऐसे ही खाना खाता है, वो इसी तरीके से ही खाना खाता है, दैट्स हाउ ही ईट्स द फूड। मैंने ऐसे ही तो पूछा था, मैंने इसी तरीके से तो पूछा था, दैट्स हाउ आई हैड आस्क्ड। आप इसी तरह से वहां पहुंच सकते हो, यानी आप ऐसे ही वहां पहुंच सकते हो, यानी आप इसी तरीके से वहां पहुंच सकते हो, दैट्स हाउ यू कैन रीच देयर। वो सबसे ऐसे ही बात करता है, इसी तरीके से बात करता है, दैट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन। दैट्स व्हेन, जब किसी वाक्य में उसी वक्त या तभी का सेंस आता है तो दैट्स वन का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप समझेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दैट्स व्हेन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी समय की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, मैं उसी समय पहुंच गया, उसी समय, दैट्स व्हेन आई रीच्ड। वो ठीक तभी घर आया, तभी, दैट्स व्हेन ही रीच्ड होम। अमन तभी मुझसे मिला था, दैट्स व्हेन अमन मेट मी। जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गई। यहां पर भी वक्त की बात हो रही है, उसी वक्त, तभी। When dad came, that's when even mom turned up. मैंने उसी वक्त उसे कहा था मत जा, that's when I told him don't go. That's where, जब भी किसी वाक्य में यहीं तो, वहीं तो, इसी जगह तो या उसी जगह तो इस तरह का सेंस आए तो दैट्स वेयर का प्रयोग किस तरह से किया जाना है ये बात आप जानेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। दैट्स वेयर का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी स्थान की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ प्लेस। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहीं तो मैं रहता हूं। देखिए जगह की बात हो रही है, यहीं तो मैं रहता हूं, दैट्स वेयर आई लिव। वहीं तो हम रहा करते थे, दैट्स वेयर वी यूज्ड टू लिव। यहीं मैं पैदा हुआ, दैट्स वेयर आई वॉज बॉर्न। वहीं पर तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, दैट्स वेयर आई हैड टोल्ड यू अबाउट इट। यहीं तो उसे पीटा गया, दैट्स वेयर ही वॉज बीटन। इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे हम उस दिन वहीं तो मिले थे। देखिए जगह की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है कि यहां पर मिले थे, दैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे। राम उसी जगह तो खड़ा था, दैट्स वेयर राम वॉज स्टैंडिंग। मैं वहीं तो जा रहा हूं, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स विच, जब भी किसी वाक्य में उसी को या इसी को का सेंस आता है किसी निर्जीव के साथ तो आप दैट्स विच का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। यहां पर किसी चीज की बात हो रही है, किसी निर्जीव की बात। मान लीजिए मैं कहूं कोई पेन गुम हो गया और मैं कहूं कि उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर पेन की बात हो रही है, तो निर्जीव की बात हो रही है, तो मैं दैट्स विच का प्रयोग कर सकता हूं। दैट्स विच ऑल आर सर्चिंग। उसी पेन को तो सब ढूंढ रहे हैं, दैट्स द पेन ऑल आर सर्चिंग। इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूं। मान लीजिए किसी मोबाइल की बात हो रही है कि इस मोबाइल को मैं इस्तेमाल करता हूं, इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूं, दैट्स विच आई यूज। मैंने इसी पर तो किताब रखी थी, दैट्स विच आई हैव केप्ट द बुक ऑन। मैंने उसी को खरीदा, दैट्स विच आई परचेज। मैंने उसी किताब को खरीदा, दैट्स द बुक आई परचेज। तो जब आप कहते हैं मैंने उसी को खरीदा, लेकिन यहां पर भी अंडरस्टूड है कि खरीदा किसको, किसी निर्जीव को।
चाहे किताब हो, चाहे मोबाइल, चाहे पेन, चाहे पेंसिल, कुछ भी हो, लेकिन सेंस हमेशा किसी निर्जीव को खरीदने का होना चाहिए, तभी आप दैट्स विच का प्रयोग करेंगे। दैट्स हु और दैट्स whom। जब भी किसी वाक्य में उसी को या इसी को, किसी सजीव की बात हो रही हो, उसी को या इसी को का सेंस आता है तो आप दैट्स हु या दैट्स whom का प्रयोग कर सकते हैं। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं, यहां पर किसको ढूंढ रहे हैं? किसी सजीव की बात हो रही है। मान लीजिए राम को सब ढूंढ रहे हैं, राम एक व्यक्ति है, उसको सब ढूंढ रहे हैं, तो राम की बात हो रही है, वो एक सजीव है, लिविंग बीइंग है, तो आप कहते हैं दैट्स whom ऑल आर सर्चिंग, या आप कह सकते हैं दैट्स हु ऑल आर सर्चिंग। लेकिन दैट्स whom कहना बेहतर विकल्प है, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में हु को whom ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है इस तरह के सेंस में। सर ने उसी को तो डांटा, दैट्स whom सर स्कॉल्डेड, उसी को, वो व्यक्ति है एक, दैट्स whom सर स्कॉल्डेड। मैंने उसी को पूछा था, दैट्स whom आई हैड आस्क्ड। उन्हीं को तो हमने बुलाया था, कई लोग हैं वो, लेकिन है तो व्यक्ति, कोई सजीव, दैट्स whom वी हैड इनवाइटेड। लोगों ने इसी को तो पीटा था, दैट्स whom पीपल हैड बीटन। मैंने उसी को तो पेन दिया, वो एक व्यक्ति है कोई, मैंने उसी को तो पेन दिया, दैट्स whom आई गेव द पेन। टिल देन और बाय देन दोनों का ही प्रयोग तब तक के सेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैंने तब तक उसे नहीं देखा था, यानी मैंने उस वक्त तक उसे नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन हर टिल देन। हम उस वक्त तक बाहर नहीं जाएंगे, यानी हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट बाय देन। मैं उस वक्त तक तुमसे नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू टिल देन। उस वक्त तक यानी तब तक के लिए मैंने यूज किया टिल देन। तब तक का स्कोर क्या हुआ था? व्हाट वॉज द स्कोर टिल देन, या मैं कह सकता हूं व्हाट वॉज द स्कोर बाय देन। वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था, ही हैड नॉट रीच्ड ऑफिस बाय देन। उसने तब तक बर्गर नहीं खाया था, ही हैडंट ईटन बर्गर टिल देन। टिल देन या बाय देन आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं तब तक के सेंस के लिए। टिल द टाइम, बाय द टाइम और एज लॉन्ग एज, इन चारों ही कंजंक्शंस का प्रयोग सिर्फ एक सेंस जब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर में उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगा। यदि जब तक के साथ वाला वाक्य, जैसे हम कहते हैं ना, जब तक मैं नहीं आया, जब तक तुम नहीं आते, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक के साथ वाला वाक्य यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, तो भी जब उसे बोला या लिखा जाएगा तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ही बोला या लिखा जाएगा। ये आपको हो सकता है अभी कंफ्यूज करे, लेकिन जब एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। जब तक मैं नहीं आता मत जाना। जब तक के बाद वाला वाक्य यहां पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसे सिंपली कैसे बना सकते हैं, आप जब तक के लिए टिल, बाय द टाइम, टिल द टाइम या एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहां पर प्रयोग करता हूं टिल का। मैं कहता हूं टिल आई डोंट कम, डोंट गो। मत जाना को क्या कहा मैंने? डोंट गो। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब यहां पर जब तक मैं नहीं आऊंगा मत जाना। जब तक के बाद वाला, जब तक के साथ वाला जो वाक्य है वो फ्यूचर में है, मैं नहीं आऊंगा, गागेगी। तो लेकिन जब इसे बोला या लिखा जाएगा तो बोला या लिखा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। टिल आई डोंट कम, डोंट गो, इस तरह से। तीसरा वाक्य देखिए, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। जब तक के लिए आप कोई भी एक यूज कर लीजिए। टिल आई डिडंट कम, यू डिडंट गो। डिड नॉट को क्या कहते हैं आप? डिडंट या डिडंट। एग्जाम्पल, जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए, जब तक के साथ वाला वाक्य राम नहीं आएगा, ये गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। किस तरह से? बाय द टाइम राम डजंट कम, वी विल नॉट गो। जब तक तुम यहां हो मैं खुश हूं। जब तक तुम यहां हो, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई एम हैप्पी। एक सेंटेंस है, जब तक वो आया मैं जा चुका था। बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। जब तक मेरा परिवार साथ है मुझे परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज माई फैमिली इज विद मी आई डोंट केयर।
until और unless। जब भी किसी वाक्य में जब तक नहीं का सेंस आता है तो until का प्रयोग, और यदि नहीं का प्रयोग आता है तो unless का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप रूल जान लीजिए। यदि जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोला या लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, जब तक मैं नहीं आता मत जाना। जब तक नहीं के लिए आपने until का प्रयोग किया, आप कहते हैं until I come don't go। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, जब तक मैं नहीं आऊंगा। अब ये देखिए यहां पर जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। जब आप इसे बनाएंगे, जब आप इसे बोलेंगे, लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे, until I come don't go। जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए, until I came you didn't go। जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, until Ram comes we will not go। जब तक नहीं के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, until। राम आएगा ये फ्यूचर में है लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट में। राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आप क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग। तो यहां पर एस का प्रयोग आप करेंगे, until Ram comes we will not go। जब तक तुम नहीं आते मैं यहीं रहूंगा, until you come I will stay here। जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा। जब तक नहीं के लिए until he came I kept studying। जब तक मेरा परिवार साथ नहीं था मैं कमजोर था, until my family was with me I was weak। अब देखिए यदि नहीं के कॉन्सेप्ट को, मैं जॉब छोड़ दूंगा यदि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। यदि नहीं का प्रयोग होता है तो अनलेस का आप यूज किस तरह से कर सकते हैं, आई विल क्विट द जॉब, मैं जॉब छोड़ दूंगा, अनलेस यदि नहीं आई गेट अ पे हाइक, अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, अगर मेरी पे नहीं बढ़ी। अनलेस में ही नॉट भी है, यदि नहीं। राम नहीं पढ़ेगा अगर आपने उसे खेलने नहीं दिया, राम विल नॉट स्टडी अगर आपने उसे खेलने नहीं दिया। अगर नहीं यानी यदि नहीं, यदि नहीं के लिए अनलेस यू लेट हिम प्ले, यदि नहीं आपने उसे खेलने दिया। LEST लेस्ट। देखिए लेस्ट का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है, जब भी किसी वाक्य में सेंस आए, कहीं ऐसा ना हो कि, या सेंस हो ये ना हो कि। और साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि लेस्ट के बाद आने वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो या किसी भी तरीके से बनाया गया हो। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले, मैं मेहनत करूंगा कहीं फेल ना हो जाऊं। यहां पर एक डर है, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊं, या फिर ये ना हो कि फेल हो जाऊं। तो इस तरह का सेंस आता है जब, तो आप लेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। सही पता लिखो, ये ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। वाइल WHILE, और कॉम्बिनेशन है वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, करते हुए। जब भी किसी वाक्य में किसी काम को करते हुए किसी दूसरे काम को करने के बारे में बताया गया हो तो वाइल फॉर्मेशन के इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं सोते हुए वाइल स्लीपिंग, खेलते हुए वाइल प्लेइंग, देखते हुए वाइल वॉचिंग, मुस्कुराते हुए वाइल स्माइलिंग। लेकिन उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग वाइल वॉकिंग। दो काम एक साथ कर रहा हूं, एक है चलने का और एक है पढ़ने का। तो चलते हुए पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग वाइल वॉकिंग। या फिर वाइल वॉकिंग का प्रयोग आप शुरुआत में भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वाइल वॉकिंग आई एम रीडिंग। वो खेलते हुए कुछ सोच रहा था, वो सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग कुछ, समथिंग, क्या करते हुए, खेलते हुए, वाइल प्लेइंग। या आप कह सकते हैं वाइल प्लेइंग ही वॉज थिंकिंग समथिंग। एक एग्जाम्पल है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है, क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? डज राम ईट द फूड वाइल स्टडिंग? वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। वो दो काम एक साथ कर रहा था, तुम्हें देखने का और मुझसे बात करने का। तो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग यू, या कह सकते हैं ही वॉज लुकिंग एट यू वाइल टॉकिंग टू मी।
वेयर एज और व्हाइल, इन दोनों ही कंजंक्शंस का प्रयोग जबकि के सेंस के लिए भी किसी वाक्य में किया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, दूल्हा केवल 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 की। दूल्हे को ग्रूम कहते हैं, दुल्हन को ब्राइड कहते हैं। द ग्रूम इज ओनली 20 years old while the bride is 30। आप while की जगह whereas का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि आपके पास 50 रुपए। I have 10 rupees whereas you have 50 rupees। अयांश के पास एक पेन है जबकि मेरे पास 4। अयांश हैज 1 pen while I have 4। यहां पर आप कह सकते हैं 4 पेन्स, लेकिन बार बार पेन कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अंडरस्टूड है कि बात पेन की ही हो रही है। हमारे साथ 5 लोग हैं जबकि उनके पास 50 या उनके साथ 50। वी हैव 5 people whereas they have 50 people। WH family used as a conjunction। मैंने WH फैमिली के सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, विच। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि WH फैमिली के मेंबर्स को, इन वर्ड्स को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में। और साथ ही साथ इनको कंजंक्शंस की तरह भी यूज किया जा सकता है, जो इस वीडियो लेक्चर में हम आज उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए WHAT, व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो जो के सेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ। WHO, हु का मतलब होता है कौन, इंटेरोगेटिव्स में। और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो मतलब होता है जो, लिविंग बीइंग के साथ, सजीव के साथ। आगे उदाहरण में आपको एक एक कंजंक्शंस को, एक एक WH फैमिली मेंबर्स को, जिनको मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इनका प्रयोग किया जाएगा, आप इसे समझ पाएंगे। विच, जिसका मतलब होता है इंटेरोगेटिव्स में कौन सा, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो मतलब होता है जो, नॉन लिविंग के साथ। WHOSE, हुज मतलब किसका, इंटेरोगेटिव्स में, और कंजंक्शन में जिसका, सजीव के साथ। ऑफ विच, इसका भी मतलब होता है जिसका, नॉन लिविंग के साथ। और जब आप प्रश्नवाचक में इसका यूज करते हैं तो आप कहते हैं किसका। WHERE, वेयर मतलब कहां, कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करेंगे तो कहेंगे जहां। WHOM, whom, प्रश्नवाचक में आप कहते हैं किसे, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसे। WHEN, प्रश्नवाचक में आप कहते हैं कब, when मतलब कब, और जब कंजंक्शन में यूज करते हैं तो when का मतलब हो जाता है जब। HOW, हाउ मतलब कैसे, और कंजंक्शन की तरह जब यूज करेंगे तो जैसे। विद whom का मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है किसके साथ, और एज अ कंजंक्शन जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसके साथ। फॉर whom, जिसका मतलब एज एन इंटेरोगेटिव होता है किसके लिए, और जब आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसके लिए। फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, और कंजंक्शन में जहां से। विदाउट whom, किसके बिना, और कंजंक्शन में जब आप यूज करेंगे तो आप कहते हैं जिसके बिना। ये तो फिलहाल आप याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, क्या तुमने सुना, डिड यू हियर, जो मैंने कहा, जो मैंने कहा, तो जो मैंने कहा वो निर्जीव है। निर्जीव के साथ आप व्हाट का यूज कर सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आई सेड, या फिर आप कह सकते हैं विच आई सेड। मैं भी आया जहां से आप आए, जहां से। यू तो फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहां से, लेकिन इंटेरोगेटिव्स में, कंजंक्शंस में जब आप यूज करेंगे जहां से के लिए तो आप कहते हैं फ्रॉम वेयर। आई ऑल्सो केम फ्रॉम वेयर यू केम। लेकिन एडवांस इंग्लिश में कई बार होता क्या है, जैसे फ्रॉम वेयर में फ्रॉम को सेंटेंस के एंड में भी यूज किया जा सकता है। जैसे आप कहें आई ऑल्सो केम वेयर यू केम फ्रॉम। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा और न्यूज़पेपर्स में भी अक्सर इस तरह से पढ़ा होगा कि फ्रॉम, फॉर, इन सभी प्रेपोजिशंस का यूज जो कि WH फैमिली के साथ लग करके आते हैं, इनका यूज सेंटेंस के एंड में कर दिया जाता है, यानी इनको स्टार्टिंग से उठा के एंड में लाया जाता है। मैं वो हूं जिसके लिए तुम आए हो, मैं वो हूं, आई एम द वन, जिसके लिए तुम आए हो। जिसके लिए को आप क्या कहते हैं, फॉर whom यू हैव कम। या आप कह सकते हो आई एम द वन
whom you have come for। आप for का प्रयोग सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हो। ये राम है जिसका भाई मेरे साथ था। दिस इज राम whose brother was with me। जिसका भाई, जिसका के लिए आपने क्या यूज किया? whose। मैंने आपको बताया था सजीव के साथ में जिसका के लिए आप यूज करेंगे whose। और जब हम कहते हैं ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, यहां पर देखिए घर की बात हो रही है, घर एक निर्जीव है। whose का प्रयोग नहीं करेंगे जिसका के लिए या जिसकी के लिए, आप यूज करेंगे ऑफ विच का। किस तरह से आप यूज करेंगे? दिस इज द हाउस, ये घर है, दिस इज द हाउस द रूफ ऑफ विच, जिसकी छत, द रूफ ऑफ विच इज वीक। वीक मतलब कमजोर। तो यहां पर देखिए जिसका के लिए जब सजीव की बात आई तो आपने whose का प्रयोग किया, और जब निर्जीव की बात आई तो आपने ऑफ विच का प्रयोग किया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी। ये राम है जिसके साथ मैं खेलता था। दिस इज राम विद whom आई यूज टू प्ले। जिसके साथ के लिए देखिए आपने क्या यूज किया? विद whom। ये अमन है जिसके बिना मुझे अकेलापन लगता है। दिस इज अमन विदाउट whom आई फील लोनली। जिसके बिना, विदाउट whom आई फील लोनली। राम जो मेरे साथ था उसका भाई है। राम who was with me is his brother। जो मेरे साथ था, जो था मेरे साथ। किसकी बात हो रही है? एक सजीव की बात हो रही है। सजीव के साथ आप क्या यूज करते हैं? who। जो के लिए आप who का प्रयोग कर सकते हैं। राम who was with me is his brother। और साथ ही साथ आप that का भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के वाक्यों में जो के लिए। राम that was with me is his brother। पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है। द पेन विच आई हैड इज नॉट योर्स। और दैट का प्रयोग भी हम जो के लिए कर सकते हैं। तो इससे आपको यह पता लगता है कि हु का प्रयोग सजीव के साथ, विच का प्रयोग निर्जीव के साथ, लेकिन दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ आप कर सकते हैं। जब तुम थे सब कुछ था। When you were there, I had everything। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे के लिए आप whom यूज करेंगे कंजंक्शन की तरह। जिसे तुम ढूंढ रहे हो यही है, कोई सजीव है वो। whom you are searching is here itself। तो इस तरह से सभी कंजंक्शंस को हमने कवर किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछे थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर जो सही ऑल्टरनेटिव है वो येलो कलर में है। क्वेश्चन नंबर 1 में हु या दैट आप दोनों का यूज कर सकते हैं। ये बात मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी। विच का यूज आप नहीं कर सकते। ही हु वाज विद मी इज माय ब्रदर, या फिर ही दैट वाज विद मी इज माय ब्रदर। वो जो मेरे साथ था मेरा भाई है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जानते हैं लेस्ट के बाद आने वाले सेंटेंस क्लॉज में आप शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। यहां पर सही ऑल्टरनेटिव है अनलेस। अनलेस का मतलब है इफ नॉट। इस सेंटेंस को आइडियली हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इफ का यूज करें और हम कह सकते हैं इफ ही डजंट स्टडी वेल ही विल फेल। अनलेस में तो नॉट खुद ही है, इसलिए अनलेस के साथ में जो सेंटेंस लग करके आता है, जो क्लॉज लग करके आता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनता है और साथ ही साथ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑफ विच सही ऑल्टरनेटिव है, वीडियो लेक्चर में आप जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आई डोंट नो वेदर ही लाइक्स मी और नॉट। आप जानते हैं वेदर के साथ और का कॉम्बिनेशन, ये बात मैंने आपको बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई डोंट ईट इट, मैं ये नहीं खाता, आप भी ये नहीं खाते। नाइदर डू यू या नॉर डू यू। नाइदर या नॉर दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अयांश अभी भी अविरत को कॉल करता है। यहां पर सही ऑल्टरनेटिव है स्टिल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। यहां पर जो मेन वर्ब है वो कॉल करना, उससे पहले आप किसका यूज करेंगे? स्टिल का यूज। हालांकि यहां पर आप इवन नाउ का भी यूज कर सकते थे, लेकिन इवन नाउ का यूज तब होता है जब सेंटेंस की शुरुआत में हो या फिर सेंटेंस के एंड में। अयांश कॉल्स अविरत इवन नाउ, या फिर इवन नाउ अयांश कॉल्स अविरत। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक दिया गया है वो कॉल से पहले है, मेन वर्ब से पहले है, इसलिए आपने स्टिल का यूज किया।
तो गाइज अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर। गुड बाय।